गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। हम ऑनर्स पार्ट 2 के लिए बायोम्स का चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें हमने अभी तक 5 बायोम का अध्ययन कर लिया था। ये बहुत डिटेल्ड अध्ययन था जिसका पीडीएफ भी मैं आपको डाल चुकी हूँ। इसमें हमने देखा था कि वो बायोम की स्थिति क्या है, उसका विस्तार किन किन देशों में है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मिट्टी, वनस्पति और मानव का हस्तक्षेप, ये मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम एक बायोम को अच्छे से भली भांति हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम छठे बायोम जो है हमारा शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम, जिसे हम टैगा बायोम भी कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो इसका ये जो टैगा बायोम कहलाता है, ये शीतोष्ण बायोम का सबसे उत्तरी बायोम है और इसकी विशेषता ये है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में जो शीत महाद्वीपीय उपमहाद्वीपीय जलवायु का एरिया है, जलवायु का प्रदेश है, वहाँ पर ये टैगा बायोम पाए जाते हैं। कोणधारी वृक्ष और वनस्पतियों में ये बहुत प्रभावशाली है। इन कोणधारी वृक्षों के साथ शीतोष्ण पर्णपाती कठोर लकड़ी वाले भी वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं ना, वहाँ तो कोणधारी वनों की संख्या ज़्यादा होती है, पर इसके भी दक्षिणी भाग में शीतोष्ण पर्णपाती कठोर लकड़ी वाले वृक्षों में भी के भी कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर एक मिश्रित रूप से पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वृक्षों का विकास जो है वो कोणधारी वनों के नष्ट होने के कारण या उनका एरिया जो है वो कम होने के कारण इसको द्वितीय अनुक्रम में हमने इसको यहाँ पर रखा है। इस बायोम में जो उत्तर के क्षेत्र की लकड़ी है, पेड़ों की लकड़ी है, वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और जिसका बायोमास भी इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। इसकी हम जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, यहाँ पर अति लंबी शुष्क ऋतु, हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक यहाँ पे तापमान 0 के लगभग रहता है। साल में आधा समय हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की अवस्था रहती है। शरद काल में हिमपात भी होता है। धरातलीय नमी के जम जाने के कारण इसमें जो परमाफ्रॉस्ट सतह का निर्माण होता है। लघु अवधि वाला ग्रीष्म काल होता है, उसका टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। वनस्पति के वृद्धि काल के लिए या वनस्पति के बढ़ने के लिए जो आदर्श समय होता है वो 50 से 100 दिन का ही होता है। और वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है। एरिया वाइज जो वर्षा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और ये वर्षा जल के रूप में भी होती है और बर्फ़ गिरने के रूप में भी होती है। दोनों ही मिलाकर ये वर्षा होती है और इसका जो विषमता इतनी रहती है कि हम इसका लेवल जो है वो 500 से 2000 मिलीमीटर तक मानते हैं। या अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इस प्रकार से वर्षा का औसत रहता है। हिमपात भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में होता है। और अत्यधिक वार्षिक तापीय विषमता, जो कि हम ये मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में। ग्रीष्म में जहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक तापमान पहुँच जाता है और शीतकाल में कुछ एरियाज़ में जो उत्तरी कंपैरेटिवली उत्तर में स्थित हैं वहाँ -40 डिग्री तक टेम्परेचर्स गिर जाते हैं। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट नाम लेंगे वर्खोयानस का, जो रशिया में है, रूस में है, साइबेरिया के एरिया में है, जहाँ पर शीत ऋतु में तापमान -68 डिग्री तक अंकित किया जाता है। तो आप ये देखिए कि इस एरिया की क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ पर तापांतर बहुत अधिक है। गर्मी और सर्दी की ऋतु में तापमान में बहुत डिफरेंस पाया जाता है और यहाँ पर वनस्पति के डेवलप होने के लिए या उसकी वृद्धि के लिए जो समय होता है वो 50 से 100 दिन का ही हमें समय मिलता है। वर्षा में बहुत विषमता होती है। अब अगर हम इसकी वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ की वनस्पति में कोणधारी वृक्ष जो हैं वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कि जितना भी हिम से प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ बहुत ठंडा क्षेत्र है और वो क्षेत्र है जहाँ पर हिमपात भी होता है, तो ये
कोणधारी वृक्ष जो होते हैं इनकी जो ऊपर का जो पॉइंट होता है वो नुकीला होता है, शार्प होता है, और उसकी वजह से बर्फ़ इस पे नहीं गिर पाता है, जिसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि ये पेड़ जो है ये सरवाइव कर जाता है बर्फ़ गिरने के मौसम में भी। यहाँ पे शरद काल में मिट्टियों के हिमानीकरण के समय जब बर्फ़ गिरती है उस समय वाष्पोर्जन जो होता है वो कम होता है। अधिकांश वृक्ष सदाबहार होते हैं। बीज शंकु के आकार की खोल में बंद होते हैं। अधिकांश वृक्ष जो हैं उनकी ऊंचाई 12 से 21 मीटर के लगभग होती है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों पर इसकी ऊंचाई कई स्थानों पर 100 मीटर तक भी होती है। ये जो कोणधारी वृक्ष होते हैं ये बहुत ऊंचे भी मिलते हैं, इनका लंबाई बहुत ज़्यादा भी पाई जाती है। यहाँ पर भी इन वनों की कटाई हुई है और इसी क्षेत्र में एक द्वितीय अनुक्रम भी पेड़ों का जो पैदा हुआ है वो पर्णपाती वृक्षों का हुआ है। उत्तरी अमेरिका में कोणधारी वन का विस्तार कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। निम्न स्थलीय कोणधारी वनों का क्षेत्र उत्तर में आर्कटिक रेखा क्या है? वह रेखा जिसके उत्तर और क्षैतिज रूप में तथा ऊपर लंबवत रूप में शरदकाल इतना लंबा होता है कि पौधों का उगना या उसका डेवलप होना है बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है वहाँ का इस प्रकार का, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र है तो वहाँ की शीत का अनुमान हम लगा सकते हैं। इससे क्या आशय है? वह वृक्ष रहित टुंड्रा बायोम की दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होता है और दक्षिण में शीतोष्ण पर्णपाती वनों की उत्तरी सीमा के मध्य विस्तृत पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पर हम ये मानते हैं कि हमारा ये जो टुंड्रा क्षेत्र है उसके दक्षिण से इसकी लोकेशन यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में स्टार्ट हो जाती है और इसमें उत्तर में लार्च और स्प्रूस के झुंड पाए जाते हैं। ये जो वनस्पति होती हैं इनके पेड़ जो होते हैं झुंड के रूप में पाए जाते हैं और इसके दक्षिण में कोणधारी वृक्षों का विकास हुआ होता है। धरातल पे झाड़ियाँ, मॉस, लाइकेन का भाग का मतलब काफ़ी ये जमी रहती हैं। ये जो हम जिसे साधारण भाषा में काई कहते हैं, लिचन कहते हैं, वो नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से ज़मीन पर धूप आती नहीं है तेज़, तो ज़मीन पे एक हरा सा आवरण सा हमें दिखाई देता रहता है। घने आवरण के रूप में होते हैं ये। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस कोणधारी वन बायोम में 3 मंडलों में वृक्ष के प्रकार और मृदा के प्रकारों में पूर्व सहसंबंध पाया जाता है। ये डेफिनेटली मिट्टी और जलवायु इन पौधों की उपस्थिति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए जहाँ भी इनमें डिफरेंस होता है वहीं पे वनस्पति में भी डिफरेंस हो जाता है। फिर हम बात करेंगे यूरेशिया के शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम की। तो इसका जो विस्तार है वो उत्तरी स्कॉटलैंड से प्रारंभ हो जाता है और स्कैंडिनेविया और यूरोपियन रूस से होता हुआ पूर्व में साइबेरिया के जो पूर्व का भाग है वहाँ तक ये पाया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो साइबेरिया के उत्तर से दक्षिण तक करीब हम ये मान सकते हैं 1600 किलोमीटर चौड़ी एक मेखला के रूप में हुआ है। यूरोपीय शीतोष्ण कोणधारी वन में वनस्पतियों के प्रकार और वितरण वहाँ की मिट्टियों के असमान वितरण या डिफरेंस की वजह से पूर्णतः प्रभावित होता है और उसी के आधार पर इसका कवर जो है वो ज़मीन पर रहता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पाए जाने वाले जंतु समुदाय के बारे में। तो टैगा बायोम के प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग में वो हैं जो वृक्षों के रस चूसने वाली प्रजातियां हैं और दूसरी वो है जो घास चरने और वृक्षों की जो कोपलें होती है, पत्ते होते हैं, उनको खाने वाली प्रजातियां होती हैं। प्राणी पुष्पों और फलों को खा जाते हैं और भक्षण के समय अधिकांश को काटकर नीचे गिरा देते हैं और जिससे क्या होता है पौधों की प्रजनन क्षमता जो होती है वो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है बीज जमीन पे गिरने से और उसके वापस विकसित होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ पौधे समाप्त हो जाते हैं और कुछ संख्या में बढ़ जाते हैं, जिस कारण पादप समुदाय का संगठन जो है उसका जो कॉम्पोजिशन है
वो कॉम्पोजिशन बदल जाता है। जो शाकाहारी बड़े जीव हैं उनमें कैरुबू और मूज जो होता है ये जीव प्रमुख होते हैं। ब्लैक क्लाई परिवार के कीट होते हैं, जो ये उड़ने वाले जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं। इसमें कुछ स्तनधारी जंतुओं में पक्षियों का ये जो कीट होते हैं ये स्तनधारी जंतुओं के शरीर से खून भी चूसते हैं। जंतुओं का भक्षण करने वालों में जंतुओं में गिलहरी और खाने वाले पाइन मैटेन छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं, और उल्लू और बाज जो हैं वो इनको बड़ी मात्रा में इनका शिकार करके अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। शरद तथा ग्रीष्म काल में कई जंतुओं का मौसमी प्रवास होता है। जब उत्तर की तरफ बहुत ठंड हो जाती है तो ये माइग्रेट कर जाते हैं। यहाँ की जलवायु और जंतुओं की संरचना में सहसंबंध पाया जाता है, अर्थात जंतुओं के शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाल की कठोरता को सहन कर सकें। ये आप ये देखिए, जब हमने डार्विन्स थ्योरी में पढ़ा है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिस भी प्रकार की एटमॉस्फेयर में जो जीव हैं वो निवास करते हैं और वहाँ की कठोरता को सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो वो वहाँ के एक परमानेंट जीव हो जाते हैं और वहाँ के जलवायु, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं जंतुओं का आकार बढ़ता जाता है, ताकि वो आकार बढ़ने का क्या कारण है, जिससे वो अति शीत अवस्थाओं में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उनके शरीर के ऊपर स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जो शीत ऋतु में उनकी रक्षा करती है। शीतकाल में धरातल पर हिमाच्छादन होने के कारण धरातलीय लघु पादपों को आवरण बर्फ के नीचे ढक जाता है और जंतुओं के लिए आहार का संकट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ जंतु शीत निद्रा, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन हमारे यहाँ पे भी अगर आप सर्दियों में देखोगे तो हमें छिपकली जैसे कुछ जीव नज़र नहीं आते हैं। तो ये क्या होता है कि इनका खून जमने लगता है और ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ प्रजातियाँ हैं जो शांत निद्रा में हो जाती है, हाइबरनेट होके ज़मीन के नीचे निष्क्रिय पड़ी रहती है। मरती नहीं है, इनमें जान रहती है, परंतु ये निष्क्रिय हो जाती है और ज़मीन के नीचे चली जाती हैं। और कई इस प्रकार के पानी के भी जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं। ऊपर बर्फ़ की परत जम जाती है, परंतु पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उससे इनका अस्तित्व बना रहता है। इसलिए हमने कई बार इस प्रकार के वीडियोस देखें कि इन एरियाज़ में जो सफ़ेद भालू होता है वो पानी के ऊपर जो बर्फ़ की परत जमी होती है उसको तोड़ता है और हाथ डाल के नीचे से मछलियों को, फिशेस को निकाल के अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पर जो इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके ऊपर फर होता है, जो जिसमें भालू का, हम सफ़ेद भालू का हम जिक्र कर सकते हैं, और ये फर ही उस शीत ऋतु से उसकी रक्षा करता है और उसकी मूवमेंट, उसके खून में गर्मी बनी रहती है, मूवमेंट बना रहता है, तो वो सर्दी में भी अपने स्थान से मूव करता जाता है। पारिस्थितिक उत्पादन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसका कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनका तना बहुत मोटा कठोर होता है, वो भी लकड़ी के लिए काम आती हैं, और कुछ सॉफ्ट लकड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में उनका फर्नीचर बनाने में उपयोग किया जाता है। मानव हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये सबसे अधिक मात्रा में नरम लकड़ी, सॉफ्ट वुड यहाँ से प्राप्त होती है, और मनुष्य अपने व्यापारिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन वनों को आवश्यकता से अधिक इसका विदोहन करता है। जिन वनों का मनुष्य ने सफाया कर दिया वहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वृक्षों का विकास हुआ है। सॉफ्ट वुड का जो यूज़ होता है घर बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, और इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में मानव ने अपनी क्रियाओं को करते हुए वनों को नाश कर दिया है। तो ये हमारा जो बायोम है ये यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।